सर मैं थोड़ा सा परेशानी में हूँ। मेरी अपनी एक निजी समस्या है। मैंने 3 दुकानें रजिस्टर्ड डीड पे 2017 में ली थी, 20 लाख रुपए पकड़ी दे के। वो 20 लाख रुपए का जिक्र नहीं किया था, वो नोटरी अटैच करा लिए थे वो हमने। आपका वो अब आपका वो वही ना, वही आपका जो जाना पहचाना पुराना मामला। नहीं नहीं सर, वो एक दूसरा, वो तो अक्षय बारात घर का होता है। अच्छा अच्छा। ये मेरा अभी नया मैटर हुआ है सर, बड़ा परेशान हूं मैं। और इसमें मैं बीडीए बरेली विकास प्राधिकरण में बार बार शिकायतें कर रहा हूँ। तो जेई साहब अपनी रिपोर्ट हम्म। बना देना कि हमने चौकी को लिख दिया है। चौकी इंचार्ज लिख देते हैं कि हम उधर से निकल रहे थे, वहां काम चल रहा था, हमने काम बंद कराया। 4 कट्टे सीमेंट, इतने सरिया और इतना जब्त करा, लेकिन काम रात दिन सुचारू रूप से चालू है। और उनने पूरी मार्केट गिरा दी है, बस मेरी 3 दुकानें बीच में खड़ी हुई हैं सर। वो भी मुझे लग रहा है कि वो कभी भी गिराना दे, उसका मैंने स्टे मांगने के लिए जूनियर डिवीजन हवाली बरेली कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। और जेई जूनियर डिवीजन हवाली जो है जज साहब, वो सिर्फ तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, जबकि हम उनको सब फोटोज भी प्रेजेंट कर चुके हैं कि साहब कभी भी रात में ये दुकान गिरा देगा, हम तो बिल्कुल कतई पैदल हो जाएंगे। हमें सर उसमें क्या करना चाहिए सर आगे? इस केस में एक तो आप अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि देयर विल बी इरिवर्सिबल डैमेज, है ना, मेरा ऐसा नुकसान हो सकता है कि जिसकी भरपाई ना हो सके। और दूसरा ये कि इसमें जो हायर कोर्ट है उसमें आप टाइम बाउंड जस्टिस के लिए आप कर सकते हैं पिटिशन कि इसको जो है वो तुरंत 1 हफ्ते में या 15 दिन में या 1 महीने में जो भी टाइम हो वो तुरंत निर्धारित किया जाए। या इस तरह से आप उसमें कर सकते हैं। ये 2 उपाय है आपके पास। ठीक सर, थैंक यू सर। पहले जहाँ कोर्ट का केस चल रहा है ना वहाँ अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा लीजिए और उसमें ये जरूर लिखिए कि इट वुड कॉज इरिवर्सिबल डैमेज, इसलिए तुरंत स्टे ऑर्डर जारी किया जाए, है ना। तो एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ, पहले चाहे आपने नहीं किया हो करा है ना सर। किया हो, एप्लीकेशन फॉर, हाँ, तो पहले एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ या जिसको स्टे एप्लीकेशन बोलते हैं, इंजंक्शन बोलते हैं इसको, तो ये आप लगा सकते हैं सिविल कोर्ट में यदि प्रकरण चल रहा है तो। और उससे यदि बात ना बने तो फिर टाइम बाउंड डिस्पोजल के लिए आप उसे हायर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जी महेंद्र कुमार जी। सर सभी को सबसे पहले नमस्कार। जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर एक ना हरियाणा जो सूचना आयोग है उसने 2023 में एक ऑर्डर पारित किया था कि जितने भी आईएएस आईपीएस एससीएस जितने भी अधिकारी हैं इनकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जानकारी देनी होगी। उसके बावजूद भी अगर हम छोटे कर्मचारी जैसे सुप्रीडेंट होता है या कोई और होता है जिनके खिलाफ में कंप्लेंट वगैरह कर रखी है, अगर हम उनसे यही सूचना चाह रहे हैं तो वही 81J का बस वही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। और वहां पे अगर हम सूचना आयोग में जाते तो वहां पे इजीली 1 से 1.5 साल लग जाना है। तो इस बारे में क्या क्या करें हम? ये कौन से स्टेट का मामला है? क्या ऐसा शासन आदेश है कि ये हरियाणा जानकारी स्टेट। पब्लिक की जाएंगी? हरियाणा। तो ये जो है सूचना दी जाएंगी, मतलब एम्प्लॉयर को दी जाएंगी, दी जाने का अर्थ ये नहीं है कि पब्लिक को दी जाएंगी। तो उसमें नहीं सर पब्लिक सर को दिए सर जाने इसमें के एक एडवोकेट साहब है, पवन पारिक जी है एडवोकेट। हम्म। उनके फेवर में ये दिया गया है। नहीं, उनके फेवर में पर्टिकुलर ऑर्डर था या जनरल ऑर्डर था कि हरियाणा के सभी सर पब्लिक से सभी सर्वेंट्स सर को देनी पड़ेगी इस ऐसी? इसमें जो पार्टी बना रखे थे सर वो डीजीपी भी थे और चीफ सेक्रेटरी भी थे और सबको ये ऑर्डर भेजा हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है, कोई, ये तो केस अभी चल रहा है, ऑन नहीं गोइंग है। ऑनगोइंग नहीं है, हो चुका है सर। ऑर्डर आ चुका है। अच्छा, मैं तो मैं ऑर्डर मैं, में क्या मैं लिखा ऑर्डर है? ये शेयर पब्लिक, करूं सर मैं? हाँ यस, वो शेयर कर दीजिए। क्या ये जनरल पब्लिक को अवेलेबल होंगी ऐसा लिखा है? ऐसा कोई शासन आदेश हुआ है? मैं 1 मिनट अभी इसको भेज देता हूँ पहले कोर्ट तो इसको इस तरह से करता नहीं है नॉर्मली। पब्लिक अथॉरिटी को पावर 8(2) में, जैसे अभी हुआ है प्रकरण सुप्रीम कोर्ट का, आपको पता होगा कि उसमें 87% जजेस जो है उन्होंने अपनी संपत्ति ही डिक्लेयर नहीं की गई और वो उसमें फंस गए है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये कर दिया है कि इनको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को। तो इस तरह का कर दिया है। पहले केवल चीफ जस्टिस को बताते थे, अब सूचना उनको पब्लिश करनी पड़ेगी, पब्लिक को बतानी पड़ेगी, इस तरह का प्रावधान कर दिया गया है। उसकी वजह से सभी जजेस बहुत तकलीफ में, 87% जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की है। तो इस तरह का बताइए ऑर्डर की, मैं देखता हूँ इसमें एम्प्लॉयर को बताएंगे या? बिल्कुल सही बात है। यदि जजेस
कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, तो इनको करनी पड़ेगी सबको। शिवानंद जी, और मैंने पर्सनली आपके पास भेज दिया है। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। अच्छा, तो मैं उसको पढ़ के बता दूंगा। इन द मीनवाइल एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, 30-year-old रिकॉर्ड कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट कीपिंग इन व्यू द पीरियड फॉर रिटेंशन एंड एप्लीकेशन अंडर द आरटीआई एंड रिलेटेड टू द बिल्डिंग प्लान्स एटसेट्रा व्हिच आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर 15 years। हाँ, तो इसमें जो रिटेंशन जो होता है, रिटेंशन के लिए जो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट 1917 है, इसके अंतर्गत सभी विभाग अपनी अपनी जो वीडिंग आउट रूल्स बना सकते हैं और उसमें हर डॉक्यूमेंट की लाइफ दी होती है। अब बिल्डिंग प्लान यदि 15 साल तक रखने का है और उसके बाद डिस्ट्रॉय किया है तो ये कानून हो गया। अब आपको तथ्य पता लगाने पड़ेंगे क्या वाकई डिस्ट्रॉय किए हैं या नहीं किए हैं। यदि डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं तो 15 साल पुरानी 100 साल पुराने भी हो तो उनको देने पड़ेंगे। लेकिन यदि डिस्ट्रॉय कर दिए हैं तो फिर जो डिस्ट्रॉय किए गए वो किस ऑर्डर के तहत किए गए, क्योंकि इसका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। तो एक तो विधिक प्रावधान क्या है वो देखना पड़ेगा कि वीडिंग आउट के रूल्स क्या है, और दूसरा है कि फिर उनको लिस्ट बनानी पड़ती है, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन ली जाती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिर ऑर्डर जारी करता है कि इस डॉक्यूमेंट को विनष्ट कर दिया जाए। तो विनष्टीकरण का जो ऑर्डर होता है ये आरटीआई में हासिल किया जा सकता है, जिससे तथ्य पता लगे कि इस पर्टिकुलर केस में ये रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया गया है कि नहीं किया गया। तो उसमें वो डॉक्यूमेंट जो डिस्ट्रॉय किए गए उनकी लिस्ट में ये अभिलेख मौजूद होना चाहिए, वो यदि है तो फिर आपको नहीं दिया जा सकता है। तो ये विनष्टीकरण के जो नियम है ये वो आप पहले पता लगाइए कि उस विभाग की इस पर भी होंगे या जनरल आपके स्टेट के भी हो सकते हैं। तो ये स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। तो ये जैसे उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के अलग है, 2005 के है विनष्टीकरण नियमावली। आरटीआई एक्ट में जो फाइल्स होती है वो भी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये 2018 में उत्तराखंड में चीफ सेक्रेटरी ने जीवो निकाला था, तो उसकी जो यूजफुल लाइफ होती है उसके बाद उसको एक्सपायर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक्सपायर्ड डिक्लेयर करने के बाद उसकी लिस्ट बनाई जाती है। और अभी उत्तराखंड में सचिवालय में भी 3-4 साल पहले हजारों फाइलें जला दी गई थी। तो इस तरह के प्रावधान होते हैं। तो यदि वो डिस्ट्रॉय नहीं किए गए तो आरटीआई में देने पड़ते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय कर दिए गए तो डिस्ट्रॉय किए उसके जो रिकॉर्ड्स है वो आरटीआई में दिए जाते हैं कि इतने तारीख को अमुक अमुक ऑर्डर के तहत अमुक प्रावधान के तहत ये फाइल यूजलेस हो गई थी और इसलिए इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये नाम भी नहीं लिखा है, जियोमी कुछ 22127 PC 951 है। ओके, आप अपने इसको रीनेम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप देखिए जूम मीटिंग में पहले पार्टिसिपेंट्स पर जाइए, पार्टिसिपेंट्स में आपको अपना नाम दिखेगा, उस पर टच करने के बाद आपको राइट क्लिक करने या करने के बाद या राइट क्लिक करने के बाद या टच करने के बाद रीनेम ऑप्शन आएगा। रीनेम में जाके आप अपने आप को रीनेम कर सकते हैं ताकि आपकी सही आइडेंटिटी मीटिंग में सभी को पता चले। तो इस तरह से रीनेम करना बहुत सिंपल होता है। तो ये जिनको नहीं आता है वो उस चीज़ को सीख लीजिए ताकि बाकी लोगों को भी आपको पहचानने में सुविधा हो सके। धन्यवाद। नहीं बीरेन जी, लोग कोड में रहना चाहते हैं। जेम्स बॉन्ड 007 से है आप। नहीं ऐसा नहीं। वही जो जेम्स बॉन्ड की पारदर्शी फिल्म देखी है आपने भी? वही जो पारदर्शिता की बात हो रही है तो फिर पारदर्शिता हमें भी तो होनी चाहिए, ये भी तो ध्यान रखें, क्योंकि यही बात हुई थी कि जो आरटीआई एप्लीकेशन जब नहीं, वेबसाइट पर देने का हुआ था तो गांधी जी ने सीआईसी क्या कहा था? गांधी गांधी ने ने कहा क्या था कहा है कि सीआईसी को पारद सीआईसी को क्या था पारदर्शिता लोगों ने कि मेरी सब सब हमारे जगह नाम में पब्लिक ना पारदर्शिता। गांधी जी ने कहा था। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखा ये जाए जो तो फिर महेंद्र ये कुमार जी प्रॉब्लम ने